बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिप्टो फ्रंट के साथ मैं हुसन बेग। पाकिस्तानी मईशत किस हाल में है यारान वतन। बजट की आमद है। आप लोगों को मालूम है कि ये बजट की एक्सरसाइज लाजमी एक्सरसाइज है जो हर साल गवर्नमेंट करती है। वैसे हमारे जैसे मुल्कों में तो रोज़ बजट नया आ रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे तो रोज़ प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। मिनी बजट का नाम भी नहीं दे सकते, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लगता है कि हर हफ्ते जो है एक नया बजट आ जाता है, नई टैक्सेशन आ जाती है, नई चीज़ें आ जाती हैं, जिससे हमारी जो गरीब आवाम है वो बोझ तले दबी रहती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि गुर्बत ज़्यादा बढ़ रही है, और गुर्बत ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे जराइम भी बढ़ रहे हैं। और गुर्बत का जब हम नाम लेते हैं तो हमें एक पार्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है, जो गुर्बत के हवाले से जिनका मंशूर भी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात पे ज़ोर देती रहती है कि गरीबों का क्या किया जाए। और BISP पे उन्होंने बड़ा स्टैंड भी लिया हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि BISP पे शायद IMF की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या फेडरल गवर्नमेंट की एक अपनी राय है कि इसको NFC से या फेडरल गवर्नमेंट से निकाल के प्रोविंसेस को दे दिया जाए, सो दैट कि ये प्रोविंसेस जो है वो इसको चलाएं। लेकिन इस पे भी कुछ छोटा मोटा इख्तलाफ होगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये इस बजट के बाद क्या होने वाला है। लेकिन बजट की बात कर रहे थे, बजट की एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि मेन फैसले, एक डायरेक्शन जो है वो बेसिकली मुतय्यन होती है कि इस बजट के बाद हम करने क्या जा रहे हैं। मेन डेवलपमेंट जो है वो किस किस सेक्टर्स में होनी है, किसको हमने अहमियत देनी है, किसको ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना है, कहाँ पे टैक्सेशन बैलेंस करनी है, सो दैट कि इकानमी बेहतर हो। हमारे जैसे मुल्कों का एक प्रॉब्लम और भी है, हम IMF के प्रोग्राम में रहते हैं, और IMF की जो डिक्टेट्स हैं वो डेफिनेटली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। वो जिनको रिफॉर्म्स कहते हैं वो नॉर्मली तो गरीब आदमी की गुर्बत में इजाफे का बायस बनती हैं। आज तक देखा नहीं है कभी IMF का प्रोग्राम आया हो और उसमें गरीब आदमी का भला हुआ हो। बहरहाल ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करने जा रही है। यहाँ जब हम बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या करने जा रही है, वो तो हम डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्टों से, अपने शुरका से, तजियाकारों से। लेकिन एक चीज़ जो है वो इस मिडल ईस्ट वार के बाद, इस जंग के बाद, जो अमेरिका ईरान जंग है उसके बाद बड़ी वाज़ेह होकर आ गई है, वो जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो है समंदरी मईशत। या ये है कि आबनाया हुर्मुज़ के बाद ब्लू इकानमी की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और उसमें आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो बिल्कुल करीब है, यानी हारमुज़ से करीब तरीन हमारी पोर्ट जो है वो गवादर लगती है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हारमुज़ जो है वो डिस्टर्ब हुआ तो उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्स एंड शिपिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आई, और हमारी पोर्ट्स जो हैं, गवादर हो या कराची हो या पोर्ट कासिम, वो सारी बड़ी आबाद सी लगती हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी है, और इसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्कोप है। और उसको भी देखेंगे कि कहाँ तक, किस लेवल तक जो है ये स्कोप बढ़ा भी है। स्कोप तो डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या खर्च कर रही है, और आने वाले दिनों में उसमें कितनी बड़ी एक्टिविटीज़ हो सकती। क्या हम एक यानी रिप्लेस कर सकते हैं कुछ और पोर्ट्स जो है इंटरनेशनली, और हम एक बड़ा अच्छा ट्रांजिट बन सकते हैं। और अगर ये ट्रांजिट बनेगा तो जैसे हम CPEC की बात करते रहते थे, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी इकानमी के हवाले से ठीक होंगी, लेकिन हमें कर्ज़े जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ते, उनसे भी निपटना पड़ता है। और GDP ग्रोथ जो है वो उसका अपना एक इशू रहता है। और हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोचती रहती है कि किस किस सेक्टर को, स्पेशली ये जो IT सेक्टर है और रियल एस्टेट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अक्सर सोचती रहती है, लेकिन IMF की शायद शराइत की वजह से कर नहीं पाते। वो इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं इनको, सो दैट कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी जनरेट हो, लेकिन अभी तक वो एक्टिविटी जो रिक्वायर्ड है पाकिस्तानी मईशत के लिए वो शायद उस तरह हो नहीं सकी। आज इसी बजट के हवाले से और इकानमी के हवाले से हमने प्रोग्राम रखा है। हमारे साथ जूम पे अवेलेबल हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, बिजनेसमैन हैं, तजियाकार हैं, कालम निगार हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। और दूसरा हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं नईम सिद्दीकी साहब, जो माहिर मईशत हैं, अक्सर हमारे साथ होते हैं। वेलकम टू द शो जी। आबिद अली साहब काफ़ी दिनों बाद जो है ना हमारे हाथ लगे, तो वो बेसिकली कारपोरेट टैक्सेस के हवाले से उनकी बड़ी ग्रिप है, तो उनसे वो पूछेंगे। और उसके साथ
नादिर मुमताज़ वड़ाइस साहब जो साबिक सेक्रेटरी हैं और डीजी रहे हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के, और उसके बाद डीजी या एमडी, हाँ चेयरमैन रहे हैं, और उसके साथ जो है ना उनकी और भी बहुत सारी वो चीज़ें, क्योंकि बेसिकली वो टैक्सेशन से उनका ताल्लुक़ है और इनकम टैक्स से उनका ताल्लुक़ है। 22 ग्रेड में रिटायर हुए हैं, तो उनसे भी हम पूछेंगे। और आबिद अली साहब इसीलिए थोड़े से दबे हुए हैं कि टैक्सेस पे मैंने बात करनी है, तो नादिर साहब के सामने कैसे बात करेंगे। सबसे पहले इख्तियार भाई आपके पास आएंगे, ये बताइएगा कि ये बजट जो है ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान 4 तारीख को आ रहा था, और कोई मीटिंग भी होने जा रही थी कैबिनेट की और NEC की, वो कोई डिले हो गई है। कहा ये जा रहा है कि ये 10 को होगी या 12 को होगी। तो आप बीइंग मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली बताइएगा, अगर आपके नॉलेज में है कि क्या वजूहात क्या हैं, क्या मसले मसाइल हैं। कोई कोलिशन का कहते हैं, कभी कहते हैं जी डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट बजट PSDP के हवाले से कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ कहते हैं नहीं कोई ज़रूरी लेजिस्लेशन आ रही है। क्या सूरत हाल है इख्तियार भाई? जी, ये आपकी बात सही है कि पहले बजट 5 तारीख का तय किया गया था और 6 तारीख से हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और रेवेन्यू की मुसलसल मीटिंगें थी जो बजट को पास करती है, और बजट सेशन भी फिर मंडे से जो है वो कंटिन्यूस 27-28 तारीख तक। लेकिन कल ही ये चेंज हुआ है, 10 तारीख को बजट की डेट बढ़ गई है और 11 तारीख से हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मीटिंग जो है वो होगी। इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो यकीनन ये बात सही थी, कुछ बिल्स पास करने थे नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस ने, जो 5 बिल थे जो हमने बड़े टाइम लगा के करे। उसमें फोरक्लोजर लॉ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट का था, और इस तरह के बजट रिलेटेड जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बजट से है वो थे। तो वो तो हमने सब पास करे हैं। एक टीडियस प्रोसेस होता है जिसमें इकोनॉमी फाइनेंस एंगल के साथ साथ जो है आप लीगल एंगल भी लेजिस्लेशन का देखते हैं। यार भाई ये भी कहा जा रहा है कि शायद IMF का फाइनल नोट अभी तक नहीं हुआ, इसी वजह से शायद ये भी एक रीजन कही जा रही है। मुख्तलिफ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। आया था हाँ। और वो यहाँ पे एक बजट कंसल्टेंसी जो उनका मिशन है वो भी आया था। ये दोनों ने अपनी रिपोर्ट दी है। बजट वाला तो अभी गए हैं, वर्चुअल वो डेली ऑनलाइन है। और ये बात सही है आपकी कि IMF के रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस बार वो बहुत कम उनमें कंप्रोमाइज करने को तैयार है, और वो अपनी जगह उन्होंने सख्ती से, जिसमें रेवेन्यू टारगेट है FBR का 15,100 बिलियन का, GDP की 4% पे है, इन्फ्लेशन वो 8.6 पे है, और PDL में वो तकरीबन इस बार 1,700 बिलियन वसूल किया है। उसमें उन्होंने 22% के इजाफा करके दोबारा नेक्स्ट ईयर के टारगेट रखा है। इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर इंडस्ट्री के लिए अभी वजीर आजम साहब से बिजनेस कमेटी मिली थी फेडरेशन के सदर की निगरानी में, उन्होंने उनसे और कंस्ट्रक्शन और आबाद के भी थे नुमाइंदे, तो वादा करा है 7E पहले ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, जो एक बड़े इरिटेंट था। हाइब्रिड कार पे वो 10% से GST बढ़ा के 18% और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 1% से बढ़ा के 18% करने जा रहे हैं। इसी तरह GST सोलर पैनल पे भी जो पिछले बार बिलावल साहब ने स्टैंड लिया था 10% कराया था 18 से, अब दोबारा उसे 18 पे लाना चाह रहे हैं। टेक्सटाइल वाले ये कहते हैं कि जी फिक्स टैक्स रिजीम में हम थे, 1% आप एडवांस टैक्स लेते थे, अब आपने नॉर्मल रिजीम में ले आए हैं तो नॉर्मल टैक्सेस भी हैं और वो 1% अभी तक चल रहा है, उसको तो हटाएं। सुपर टैक्स खत्म करने की बात हो रही है और उस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर खत्म नहीं हुआ तो कम किया जा सकता है। नहीं इख्तियार भाई, उस पे टैक्सेस पे तो बहुत सारी बात करनी है। अभी ये जो EVs और सोलर के हवाले से भी है वो भी डिस्कस करते हैं। आपके पास फिर आते हैं नईम सिद्दीकी साहब, आपके पास आएंगे। ये जो इख्तियार भाई कह रहे हैं कि ये टैक्सेस जो है
इनका मामला चल रहा है, पता नहीं आप ईवीज़ पे भी टैक्सेस जो है ना वो बढ़ा रहे हैं, सोलर पे भी बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पे ऑलरेडी जो है ना टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हर चीज़ की भरमार हुई हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बजट की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो बज़ाहिर यानी अभी तो आना है ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि क्या लग रही हैं, कोई और ज़्यादा यहाँ पे बोझ आने वाला है आवाम पे? आवाम तो ऑलरेडी रगड़ी हुई है। बिल्कुल बेग साहब, इख्तियार बेग साहब की बातें आपने सुनी, और बेसिकली बात यह है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत और तनावर दरख्त जो है उसके मिल के सारे उसका फ्रूट जो है वो खा रहे हैं, उसके पत्ते काट रहे हैं, ठीक, उसके तने को पानी कोई नहीं दे रहा। और वो जो दरख्त है जिसको हम इकोनॉमी ट्री कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो सूखता जा रहा है, ठीक, वो सूखता जा रहा है। बेस ये नहीं है कि टैक्स कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, किसको लग रहा है, ठीक, बेस ये है कि क्या आपका सिस्टम ठीक है कि नहीं। राइट। अब फिगर जितनी मर्जी मुझसे ले लें, मैं 1985 से 84 से मेरा जो है तारिक अजीज साहब जब पिंडी कमिश्नर होते थे उस वक्त से मेरा टैक्स डिपार्टमेंट ठीक हो गया, ठीक है, मेरा भी आपको पता थोड़ा बहुत शौक था इसमें कॉर्नर में जाने का, बड़े मतलब है वो दरिया अबूर किए हुए हैं, समंदर मतलब आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, तो मैं सर्विस से। अब बात ये है सर कि आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मुमताज़ वराई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं को दिल खोल के ऐसी बातें कर सकता हूँ जो शायद मैंने कभी आज तक की नहीं। हमारी सबसे बड़ी बुनियादी खराबी इस मुल्क की टैक्सेशन का गैर मुनसिफाना निज़ाम। राइट, यही पेट्रोलियम नॉन टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन इसको छोड़ें, गवर्नमेंट कहती है कि ये सब गरीब अमीर सारे, वो मोटरसाइकिल वाला भी वही पे कर रहा है, ये तो जगह टैक्स है ना, ये तो रेवेन्यू पे बात ही नहीं है। आप 17,000 अरब रुपया जो है वो ले रहे हैं इस चक्कर में कि जनाब अली आप हर गरीब अमीर को। मैं आपको देखिए 1 by 1 हमें जो डिस्कस करने दें, हमें छोड़ दें सारी फिक्र को, क्या है कि MIF क्या कहता है, ये क्या नहीं कहता। राइट, मैं आज आपको कहता हूँ कि 2 केसेस मैंने खुद कोर्ट में लड़े हैं, ठीक, जिसमें से एक सेल टैक्स का इशू था, ठीक, 1500 पिटिशनर थे, 7.5 बिलियन, जिसमें आपको बड़ा रगड़ा, जिसमें बड़े सब कुछ हुआ। उसमें सारे चेयरमैन साहब खुद मौजूद थे, DGI मौजूद थे, कमिश्नर सारे मौजूद थे। मैंने सिर्फ एक मिसाल वहाँ खड़ी होगी थी, मैं कहा सर ये जितने केसेस यहाँ लगे हुए हैं ना, इन सब में किसी न किसी की कोई बैंक ट्रांजेक्शन होगी, अच्छा, किसी ने कोई सेल टैक्स दिया होगा। ठीक, ठीक। मैं क्या उस केस में जिसमें ना कोई बैंक है, ना बैंक ट्रांजैक्शन है, ना सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, ठीक, उस पे आप 57 करोड़ के सेल टैक्स की फ्रॉड कैसे लगा सकते हैं? ये है निज़ाम की बुराई। बात ये है सर, ये फर्स्ट एजुकेशन लेवल, अपनी जगह पे फर्स्ट एजुकेशन जो लेवल है ना सर, जहाँ पे TCIT आता है। अभी आपको क्या लग रहा है कि सर, मैं आपको ये शुरू की थी सर, मैं से सोलर पैनल से, सर देखिए ये कुछ नहीं है, ये देखिए इस मुल्क में लोग जो है ना जैसे बस के नीचे आके कुचले जा रहे हैं ना, खुदा की कसम ये मईशत को भी ऐसे ही कुचल देंगे आप। नहीं, ये आप लोगों को कुचल देंगे। वैसे ये कोई देखिए ये आसान काम है ना, इसको कहते हैं शावर इम्पैक्ट। जैसे बारिश पड़ती है ना, आप हर बंदे के ऊपर, बात ये समझ नहीं आती, इन्होंने IMF से जो है वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो है ना कर्जा लिया हुआ है, और उसके बाद 2.5 रुपए पर लीटर इधर लेवी लगा दी है इस पे पेट्रोल पे, लेकिन उसके बाद ये कोल और कोल इंडस्ट्री पे तो वो लगा नहीं रहे, ये EVs और सोलर के पीछे पड़े हुए। यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक तो मैंने आपको टैक्स का बता दिया, जितनी FPR में करप्शन से ज्यादा जो नाइंसाफी है ना, मतलब जो फर्स्ट एजुकेशन लेवल एक ऐसा लेवल है, DCIT का फैसला डिपार्टमेंट चैलेंज नहीं कर सकता, राइट, यानी कि उसका जो फैसला है और 90% उसके फैसले रिवर्स हो जाते हैं। मुमताज़ साहब खुद ट्रिब्यूनल गेट रहे हैं, मैं इनके सामने कई दफ़ा पेश मैं आया, अपने केस में खुद पेश हुआ कि भाई क्या ऐसी वजह है कि जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं को आपके अंदर इंसाफ की भी ताकत आ जाती है, आप लोगों को रिलीफ भी दे देते हैं, आप लोगों की बात भी सुनते हैं। प्रो टैक्स रेवेन्यू जो है ना वो अप्रोच होती है, अदालतें भी जो है ना वो कर रही होती है कि ये जो गवर्नमेंट है ना उसकी जो टैक्सेशन वाली चीज़ है उस पर बड़े मोहतात नहीं। खुद जो ऑफिसर है, मतलब ये भी जैसे ऑफिसर जाते हैं ग्रेड 17 में थे, ग्रेड 22 में आप रिटायर होते हैं, तो जब आप ग्रेड 22 में बैठे हैं या 20 में बैठे हैं तो आपके अंदर एक इंसाफ, आपके अंदर एक सोच डेवलप हो जाती है। आप कहते हैं नहीं इंसाफ देना चाहिए, ये अपने ही महकमे के खिलाफ आप इंसाफ दे रहे होते हैं, आपको पता होता है, लेकिन वो जो
10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल उस बंदे के ज़ाया होते हैं, उस बिजनेसमैन के लड़ाइयों में, और गवर्नमेंट का भी पैसा। तो वही हम डिस्कस तो वही कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है ना कई लेवल्स पे हैं। आबिद अली साहब के पास आएंगे। सर ये फरमाइएगा कि ये जो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपका ख्याल है कि टैक्सेशन कोई बैलेंस होनी चाहिए, ताकि सो दैट के एक्टिविटी, जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा, तो बेसिकली रियल एस्टेट पे भी बड़ी तबसरे आ रहे हैं और इस पे भी आ रहे हैं, आईटी पे भी आ रहे हैं कि जी ये इनको कोई टैक्स फ्री करें, कोई टैक्स हॉलीडेज़ दें, कोई ऐसा काम करें जिससे कोई एक्टिविटी जनरेट हो। तो आपके ख्याल में ये जो सबसे ज़्यादा जहाँ मारी हुई क्लास है वो सैलरीड क्लास है, आपको मालूम है, तो किस चीज़ पे टैक्सेशन कम करनी चाहिए? सैलरीड पे भी होनी चाहिए और इन सेक्टर्स को भी देखना चाहिए। क्या आपका क्या ख्याल है, बजट में क्या होना चाहिए असूलन? जी थैंक यू सो मच बेग साहब। मेरा जो सबसे पहला सर ओपिनियन है, पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बिजनेस। डेफिनेटली वो तो नईम भाई यही कह रहे हैं और इख्तियार भाई भी यही कह रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में बिजनेस होगा, लोगों के पास पैसे होंगे, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो टैक्सेस भी आएंगे, ग्रो होगा। ठीक। तो सबसे पहले हमें ना ये बिजनेस को फ्रेंडली बनाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए। सबसे पहले जो आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ है, अगर आपने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल प्रोडक्शन लेके आनी है पाकिस्तान में, ठीक, तो कोई भी इन्वेस्टर जो 54% टैक्सेस नहीं दे सकता। ठीक। तो आप अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखें जो आपके साथ कंपटीशन में है, इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो वहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो 54% नहीं है। राइट। बीइंग इन्वेस्टर अगर वो उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए फिजिबल इन्वायरमेंट है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडिया है, तो ये तो आई थिंक सो कि ये फॉर इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल से भी आगे को 54% टैक्सेस के साथ कोई पाकिस्तान में आएगा। सही। दूसरा सर ये है कि जो हमारा ये वैट है, सेल्स टैक्स है, ये 18% है पाकिस्तान में। राइट। अभी बजट में ये प्रपोजल है कि इसको 19% कह रहा है, 19% कर दें। वही इख्तियार भाई भी यही कह रहे थे। मसला ये है कि ये उल्टी चाल चलते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको रिड्यूस करें, ये उल्टी चाल चले ना चले, वो IMF की शर्त होती है, ये इसके बगैर चल नहीं सकते। सर IMF को तो पैसा चाहिए, उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हमारा पैसा सेव होना चाहिए। तो पैसे हमने लिए हुए हैं ना, हमने लिए हैं, बट ये कि हमने जिसको कर्जा दे, जब कर्जा मांगेंगे वापस तो वो नाराज हो जाता है। तो हमें नाराज होने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कर्जे लिए हुए हैं भाई, वापस करने हैं। बट ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को भी देखना है, उसको भी ग्रो करना है। अब तो फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, मतलब इनका फर्ज है ना कि ये गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज ऐसी बनाए, रिफॉर्म्स ऐसी करे। कोई वो अशफाक तोला साहब भी बड़ी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कभी वो सुनते तो नहीं है। क्यों नादिर मुमताज़ साहब ये बताइएगा कि ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये पेट्रोलियम डीजल लेवी, ये तो लगता है आप क्रॉस कर रही है उस प्रोसेस को जो FBR टैक्सेशन टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसको भी आगे लेके जा रही है। अब रोज़ पता चलता है कि सारा जोर इस बात पे है कि इधर से पैसे वो कर ले, वहाँ से शॉर्टफॉल है 800-900 बिलियन का, और वो सारे पूरे हो रहे हैं। अब यहाँ से गरीब आदमी जो है ना, रिग्रेसिव टैक्सेशन हो रही है, जिसके नतीजे में आपको मालूम है कि गुर्बत और बढ़ रही है। जी बेग साहब, ये तो एक एडमिटेड पोजीशन है, IMF की रिपोर्ट आई हुई है कि 44.4% पीपल ऑफ द कंट्री आर लिविंग बियॉन्ड द पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल ठीक, एक्सेप्ट किया हमारी गवर्नमेंट ने। अब कुछ फिगर्स मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। अब सैलरीड सेक्टर जो है वो 600 बिलियन 600 अरब रुपए सालाना टैक्स देता है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक, एनुअली। और जो इंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो उसका एक्सपोर्ट है, वो है 11 ट्रिलियन रुपीस का, और वो सिर्फ 100 अरब इनकम टैक्स देता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ठीक है, ये तो फिगर्स की बात है, ठीक है, फिगर्स हैं, डेटा है। अब आपको पता है कि 94 में एक्सपोर्टर्स को ले आए थे प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में। एग्जैक्टली, दैट मींस फिक्स्ड टैक्स रिजीम थी। उसका ये बात कहने वाला था, या विद होल्डिंग टैक्स से इनडायरेक्टली वो कर लेते हैं, या ये है कि अभी लेवीज लगा के कर रहे हैं। इनका मेथड क्या है कि किसी तरीके से, मतलब अच्छा डायरेक्ट टैक्सेशन किधर है? हुआ ये, उन्होंने कहा जी हम 1% जमा करा देंगे या 0.5% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, मगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाएंगे। असल मसला तो उधर ही है। और अब भी जो मसला है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने पे है। अच्छा, अब आप देख ले, एक सेक्टर है जो 11 ट्रिलियन रुपीस दे रहा है एक्सपोर्ट्स में, ठीक, और तकरीबन FBR की भी टोटल कलेक्शन इतनी है, और वो 100 अरब इनकम टैक्स दे रहा है। सही। अच्छा, दूसरी ये जो शोर मचा रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी है,
ये सारी लिस्टेड कंपनीज है जो मेजर बड़ी कंपनीज है। ठीक। अगर आप इनके लिस्टेड अकाउंट्स देखें, हाँ, इनका जो फ्यूल और पावर पे कॉस्ट है, राइट, वो 5.6% है उनके एनुअल अर्निंग्स का। ठीक। मतलब जो रेवेन्यू है इसका 5.6% फ्यूल एंड पावर है। तो फिर शोर किस बात का मचाया जा रहा है? बाकी किस चीज़ की एक्सपेंडिचर किधर है? बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएं। उसी तरह जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है कोई 18 अरब डॉलर की, ये इंपोर्ट बेस्ड है, इस पे बहुत लो वैल्यू एडिशन होती है। राइट। और जो फैब्रिक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो बेसिकली लूज फैब्रिक्स है। अभी जो कॉटन का भी इशू हो गया, अभी जुराबे एक्सपोर्ट करना, इसमें तो कोई खास वैल्यू एडिशन है, वो तो होती ही लूज है। ठीक। दूसरा ट्रैक सूट, अगर इवन ब्रांड फेमस ब्रांड्स के हो रहे हैं तो ट्रैक सूट के 3 साइज आ रहे हैं। सही। टी शर्ट के 3 साइज आ रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हाँ। तो इसमें तो कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं है। ठीक। बाहर से इंपोर्ट किया, केमिकल भी बाहर से इंपोर्ट करें, और यान भी बाहर से इंपोर्ट करें, डाई भी बाहर से एक्सपोर्ट करें, तो थियोरेटिकली अगर आप तो वो जो एक्सपोर्टर ये कर रहा था, वो जो भी कम हो अब तो जाएगी। जीरो रेटिंग खत्म कर दी है ना इन्होंने। वो जो बाहर से रॉ मटेरियल की शक्ल में आता था, जो बड़ा एक्सपोर्ट होता था, वो भी शायद इन्होंने रिजीम चेंज कर दिया। मेरा ख्याल है अब तो कई मसले मसाइल इनके भी हो गए। हमारी तो एक्सपोर्ट्स आपको मालूम है $30 बिलियन से बढ़ती नहीं है। 30 कई सालों 2 डिकेड से तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, इख्तियार भाई, एक दफ़ा फिर आपके पास ये बताइएगा कि मैंने इब्तदाइये में कहा कि यहाँ पे एक ऐसी पार्टी है जो बेसिकली गरीब का जब नाम आएगा तो वो उस पर आवाज़ भी उठाती है, वो उस पर कोई ना कोई अमल भी करती है, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ है। और आपको मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जो बहुत बड़ी कामयाबी थी। ज़ाहिर है गरीबों को कुछ पैसे मिल जाते थे, उस पर भी 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो खातून जो बूढ़ी है और जो कमाई नहीं सकती, जिसका कोई और ज़रिया नहीं है, वो BISP के थ्रू था। और आपको मालूम है कि BISP पे बहुत सारा अब इस वक्त ले दे चल रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि ये प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र होना चाहिए, और क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है इसको कायम रहना चाहिए, और कायम रहना चाहिए कि तो किस शक्ल में रहना चाहिए? ये BISP के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। ये आपके बहुत सारे सवाल BISP पे आ गए, मैं जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है कि चूल्हे जलाएं, चूल्हे बुझाए नहीं। कल ही मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की मीटिंग में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का मैटर आया था प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो हमने सर पकड़ लिया कि भाई ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर है, अरबों रुपए रिजर्व्स हैं, अरबों के प्रॉफिट्स हैं, तो इसको क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं? और फिर लोगों का क्या होगा, रिट्रेंचमेंट होगी, वो हमें कबूल नहीं। और एज ए पॉलिसी मैंने स्टेटमेंट दिया कल वो बिल के लिए कि पीपल्स पार्टी इसके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, इसको अगेंस्ट जाएगी, इसको सपोर्ट नहीं करेगी। उस वजह से यही थी कि लोगों को फिर जो रिट्रेंचमेंट निकालने का वो कह रहे थे सलाहियतों की बुनियाद पर वगैरह वगैरह। अच्छा, BISP एक वो ट्रांसपेरेंट शफाफ प्रोग्राम है जिस वर्ल्ड बैंक ने, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है, और वो आस्ते आस्ते उसको दायरेकार बढ़ भी रहा है, फैल भी रहा है। इस बार 22% ग्रोथ उसमें हमने रिकमेंड की है। 845 बिलियन रुपीस BISP का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये एक नेशनल प्रोग्राम है, इसको आप सूबों को देंगे, सूबों तक महदूद होगा, फिर सूबे इसके अपने नाम रखेंगे, फिर फंड्स में कटौतियां होंगी, प्रायोरिटीज होंगी, PSDP और दूसरे। ये ऐसे नहीं है, ये नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो पूरे मुल्क के लिए। लेकिन IMF और मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत, आप बहुत बेहतर जानते हैं, उनका ख्याल ये है कि 57.5% ऑफ द NFC जब प्रोविंसेस को चला जाता है तो फिर प्रोविंसेस चूँकि मासेस और पॉपुलेशन भी उनका ही कंट्रोल है, तो वहाँ पे ही यानी लोकल लेवल पे होना चाहिए। ये फेडरल के गले में ना डालें, सो दैट कि ये लोकल लेवल पे करें। तो आपका ख्याल नहीं है कि इसको डिवॉल्व होकर प्रोविंसेस को चले जाना चाहिए? देखिए, मेरे लिए तो ये एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसको जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं, हर साल इसमें ग्रोथ हम दिखाते हैं, और IMF एग्री करता है कि ये वो प्रोग्राम है जिसमें आप सोशल वेलफेयर, ग्रास रूट, गरीब से गरीब तरीन पर्सन को
फराहम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो स्पिरिट को लेके मैं समझता हूँ उसको हमें नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम के ही तौर पे लेके चलना होगा। हाँ, ये बातें जरूर हो रही हैं कि डेट में कंट्रीब्यूशन हो, डिफेंस बजट के लिए कंट्रीब्यूशन हो, वो हम देख सकते हैं कि अगर किसको ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मुल्क को इजाफी फंड्स की जरूरत है और सूबों की सतह पे वो फंड्स अगर मांगे जा रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, वो देखा जा सकता है। इस पे एक क्रिटिक जो है ना अख्तियार भाई ये भी है कि जो जितना बड़ा NFC अवार्ड में ये प्रोविंसेस ले जाते हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी उस लेवल की बढ़ाई नहीं है, स्पेशली डेवलपमेंट के हवाले से जब बात होती है। और आपके शहर कराची की, हमारे सबका शहर है, बल्कि कराची की बात होती है तो वो बार बार सिंध गवर्नमेंट से भी आता है कि जी यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं खर्च करती। लाहौर वाले ये नहीं कहते कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं खर्च करती। बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं क्विकली आपसे शेयर कर लूं। जब NFC अवार्ड किया गया था और 18वें अमेंडमेंट के जरिए ये काम किया गया तो उस वक्त कुछ चीजें और भी साथ साथ तय हुई थी जो बात नहीं करते लोग। उस वक्त बात हुई थी कि वफाक अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगा। उस वक्त तय हुआ था कि वफाक टैक्स टू GDP रेशो 14% पे लाएगा। टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के साथ साथ ये भी हुआ था कि जो वजारतें सूबों को मुंतकिल करनी है वो वफाक 6-8 वजारतें अब भी लिए बैठा है, उसको दे सूबों को ताकि वो खर्चे तो आप पे ना आए। तो इस तरह से वफाक एक बहुत बड़ी रकम जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स के मद में कम कर सकता, वो नहीं की गई। इख्तियार भाई इसी से रिलेटेड मुझे एक और बात याद आ गई। ये बताएं कि ये जो आप बात कर रहे हैं अभी कि सेंटर जो है ना वो बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं कि हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो ये भी एक काफ़ी अरसे से बात चल रही है कि शायद 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। और कुछ लोग तो यहाँ तक चले गए हैं कि ये जो बजट का डिले है ये भी शायद उसी वजह से है। 28वीं आईनी तरमीम जो आ रही है तो उसमें आप क्या समझते हैं, ज़्यादा चीज़ें सेंट्रलाइज होने जा रही हैं या डिसेंट्रलाइज होने जा रही है? देखिए, अभी तक ऑफिशियली बिलावल साहब ने भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग में जो क्लोज डोर होती है सिर्फ एमएनएस के साथ, उन्होंने कैटेगोरिकली उस लैंग्वेज में हमें समझाया जो हम सब समझते हैं कि हमसे ना मशावरत 28 अमेंडमेंट पे हुई, ना हमसे बतलाया गया, ना हमसे बोला गया, ना हमें डिमांड किया गया। अभी तक हमसे कोई 28 अमेंडमेंट के लिए बात नहीं, अभी तक कोई बात नहीं चल रही। इसीलिए वो कह रहे थे कि अगर हमें ना लिया गया तो फिर हम बजट भी पास नहीं होने देंगे। कमेटी में जो बात हुई है वो दोहरा रहा हूं मैं। अब उसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, हम ओपन है। 26 अमेंडमेंट में भी आपने देखा है कि हमने सब पार्टियों को साथ लेके चलने की कोशिश की। एक रात में 4 मीटिंग मौलाना फजल रहमान साहब से बिलावल साहब ने की है, सुबह 4 बजे तक। फिर जाके हमने ये बिल पे वोट दिया है और फजर की अजान पे हम बाहर निकल रहे थे। तो कहने का मकसद है कि अगर कोई आती है तो हम देखेंगे। देखिए, हमारा जो 18th अमेंडमेंट का रोल ओवर के लिए हम हामी नहीं है बिल्कुल भी। यानी अगर आप ये कहते हैं कि जी सूबों को आप वसाइल ना दें और पावर ना दें और मरकज में इसको वापस लेके जाएं, तो ये तो उसकी 18th अमेंडमेंट की जो है वो डायरेक्ट क्लैश है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि 26वीं और आईनी तरमीम जो है बुनियादी तौर पे वो शायद उस तरह अवामी चीज़ें नहीं थी। अभी जो लाई जा रही है ये प्रॉबेबली वो कहते हैं कि इस तरह की कोई उसकी डायरेक्शन होगी। है तो सारी स्पेकुलेशंस के जिसमें अवाम की बात की जा रही है, लोकल गवर्नमेंट की ज़्यादा प्रोविंसेस बनाने की। सिटी गवर्नमेंट को डिवॉल्व करें, सिंध में तो हमने सिटी गवर्नमेंट में करा है 16 या 18 चेयरमैन PTI, MQM और दूसरी जमातों के हैं PPP के अलावा, जिनको फंड्स भी मिल रहे हैं, जो खर्च भी कर रहे हैं आज़ादी के साथ। हाँ, पंजाब में वो डिवॉल्व नहीं हुए और पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सका, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी पोजीशन आ गई जी नईम भाई। आपने सुना BISP का हाल अवाल भी, और दूसरा ये है कि ये जो नई अमेंडमेंट्स भी तजवीज़ होती रहती हैं। तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर ये इस तरह की कोई डेवलपमेंट है कि BISP का प्रोग्राम जो है वो दे दिया जाए प्रोविंसेस को
और पॉपुलेशन का जो सब्जेक्ट है वो फेडरल ले ले, तो आपको कैसा लगेगा कि एक साइड पे जो है ना फेडरल को इस सब्जेक्ट लेना? जी जी इख्तियार भाई। BISP में हम अपोज करेंगे। हाँ, ये एक नेशनल फ्लैग प्रोग्राम है और जो तमाम सूबों ने एग्री करके उसको हम कंसेंसस के साथ चल रहे हैं और IMF ऑन बोर्ड है इस पे। राइट, IMF अभी हमने 22% की ग्रोथ का बात की है, IMF ने आउटराइटली अपोज नहीं किया है। IMF को ये प्रोग्राम पसंद भी है और उसकी ट्रांसपेरेंसी पे उसे पूरा यकीन भी है। राइट, तो ये जो मैं नईम भाई पूछ रहा था, BISP को जो है ना वो कहते हैं कि इसको फेडरल से जो है ना उतारा जाए, प्रोविंसेस को दे दें और वो जाने, उनका काम जाने, जो भी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है वहाँ पे डील हो। और दूसरा ये है कि पॉपुलेशन का सब्जेक्ट जो है वो फेडरल में शायद तजवीज़ किया जा रहा है कि वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा यानी वो हो चुका है, मसला हो चुका है। तो आपको इस सारी सिचुएशन में कौन सा फिर सिस्टम जो है डिलीवर करता नज़र आएगा? पॉपुलेशन को भी देखना है और ये सोशल प्रोटेक्शन को भी देखना है, तो फेडरल के पास क्या होना चाहिए और प्रोविंसेस में क्या जाना चाहिए? देखिए सर, अब इस वक्त मसला ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो सिचुएशन है 57%। अच्छा, वैसे मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं, अब मेरी ये वैसे हंच है, मतलब मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये 18वीं जो आईनी तरमीम थी ना, ये 28वीं अगर आ गई तो उसके बाद मेरा ख्याल है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही बात है। बात ये है सर, देखें अब इस वक्त इशू क्या है, बजट डिले होने की मेन वजह जो है वो, अब हम तो कोई क्या सर यही कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप देखें कि फिस्कल मैनेजमेंट जो है ना, राइट, वो किसी के बस में नहीं रही। हाँ, क्योंकि आपने कोई प्रोसेस ऐसा नहीं चलाया जिसके थ्रू रोज इम्प्रूवमेंट्स हो। आपने कर्जे ले लेकर बाकी चीजें कर करके आपने और ज्यादा इकोनॉमी को डिप्रेस कर दी। आपको 2 हेड्स फेडरल के बता देता हूँ, उसके बाद आप मुझे बता दें कि रेवेन्यू इनकम कहाँ से आएगी। राइट, एक आप कहते हैं कि जी आपका 57% सूबों को चले जाएगा। ठीक, अब इस साल का आपका टारगेट था 14 ट्रिलियन जो कम होकर 13 ट्रिलियन हुआ FBR का, और आज से 10 साल पहले 2014 में शायद FBR का टारगेट जो है ना 2000 अरब के करीब था। राइट, ठीक है, आप देखिए कितनी जंप है टैक्स कलेक्शन के हिसाब से, कर्जे में भी बड़ी जंप। ठीक है, और कर्जे में 2013-14 में जो है ना कोई 15,000 अरब था, अभी 80,000 पे पहुंचा। मैं ये दो हेड बता रहा हूँ आपको। ठीक, एक हेड मैंने आपको बता दिया कि सूबों को अगर आप इस साल का जो रेवेन्यू है वो 15 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो वो आई डोंट थिंक वो 13 ट्रिलियन से ज़्यादा भी इकट्ठा कर पाएंगे। बहुत होगा तो 13.5 कर लेंगे, वही शॉर्टफॉल होगा जैसे अब आया हुआ है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू है आप 3 ट्रिलियन के करीब वो होगा। अगर आप चले टोटल मिला के 19 ट्रिलियन भी कर लें, राइट, अब उसमें से जब आप 57% सूबों को दे देते हैं, राइट, तो ये चला गया तकरीबन आपका जो है 10 ट्रिलियन के करीब चला गया। 8 ट्रिलियन 8,000 अरब आपने रखा हुआ है डेट सर्विसेज के लिए। हाँ, ये 2 हेड सिर्फ मैंने आपको बताया, इससे आपका पूरा बजट जो है वो खत्म हो जाए सारी सिचुएशन। अब उसके बाद आपने लोन ही लेना, क्या करना है। अब सिचुएशन ये है कि सूबे टैक्स कंट्रीब्यूशन में इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन 0.6% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो वैसे हमने इख्तियार भाई से पूछना था, ये जो फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एक्ट के हवाले से वो कहते हैं कुछ चेंज आ रही है, वो क्या चेंज आ रही है? सर देखें, आप जो उसमें जो सूबे हैं वो कहते हैं कि IMF जो कह रहा है कि जी आप एग्रीकल्चर को टैक्स करें जो 800 अरब रुपए का पोटेंशियल। ठीक ठीक, और जो इस वक्त 15 अरब रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक ठीक है, एक बात। दूसरा वो कहते हैं कि आपके पास सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है और प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप इसको प्रॉपर्ली मैनेज करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टैक्स टू टैक्सेबल, दुनिया में ये कानून है, जिस पे टैक्स लगता है उस पर टैक्स लगाएं, जिसमें नहीं लगता उसको माफ़ करें। उस बेचारे के ऊपर इतना बोझ बंद डालें कि ये जो 24% की फिगर बता रहे हैं, मेरे हिसाब से इस वक्त 42% बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग चलेंगे। जी जी, 42% ये, बल्कि 52% की भी सर्वेज आए हुए हैं। ये आबिद अली साहब ये बताएं कि ये टैक्स कलेक्शन जो है ना हर दफ़ा ही शार्ट फॉल होता है, टारगेट इतने ज़्यादा रख लेते हैं। ये FBR जो है वो शार्ट फॉल हमेशा, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूवमेंट का कोई तरीक़ाकार है सर? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, AI का इस्तेमाल। हाँ। पिछले जो आपने क्वेश्चन किया था उसी से कनेक्ट करूंगा। जब तक हमारी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इंक्रीज नहीं होगा और हमारा जो टैक्स नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज नहीं होंगे, राइट,
तब तक हमारी कलेक्शन ठीक नहीं हो सकती। दूसरा, हमें जो सेल्स टैक्स का रेट है वो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो तो बड़े अरसे से है, वो करने नहीं देते। थोड़ी सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास POS या इंटीग्रेटेड इनवॉइस सिस्टम लगा हुआ है और मेरे साथ वाला जो होटल वाला है उसका इनवॉइसिंग सिस्टम नहीं है। ठीक। अब जिसने इनवॉइसिंग सिस्टम लगाया है वो उसकी जो इनवॉइस है या उसकी सेल प्राइस है वो 15% या 18% से इंक्रीज है। ठीक। और जो उसके साथ वाला बैठा है जिसकी POS इंटीग्रेशन नहीं हुई हुई उसकी सेल प्राइस कम है। ठीक। देखिए ये कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। दूसरा सर ये है कि आप अगर आपने टैक्स बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर को सेंट्रलाइज कर दें। अच्छा। जो एग्रीकल्चर को जो टैक्सेस हैं उसको सेंट्रलाइज करें। और दूसरी या तीसरी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी अभी तो एग्रीकल्चर पे आप समझते हैं कि ये कोई सेंटर की तरफ से टैक्स लगना चाहिए? जी, इसको सेंट्रलाइज कर दें। बेशक ये प्रोविंशियल मैटर है, बेशक अपना करते रहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही बेसिकली देखें आइन के मुताबिक चलना है ना। तो आइन में जो है ना, जो एग्रीकल्चर है वो सारा वो उनके पास है, प्रोविंसेस के पास है। तो सेंटर की जो आप तजवीज़ दे रहे हैं, तो सेंटर कोई ओवर एंड अबव जो है कोई लेजिस्लेशन करके उधर चला जाए, आपका ख्याल? लेजिस्लेशन करके इसी को सेंट्रलाइज कंट्रोल कर ले और इसको सिंपल कर दे। उससे क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि प्रोविंसेस तो ऑलरेडी कर रहे हैं? नहीं सर, जो प्रोविंशियल जो IMF की कंडीशन थी वो फुलफिल हो चुकी है सर। वो जो कलेक्शन है मीन वो बहुत कम है, उसके इश्यूज हैं, उसके बहुत ज्यादा इश्यूज है। दैट्स व्हाई इनके जो प्रोविंसेस हैं प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी रिफॉर्म जो पंजाब में की है ना, उन्होंने रिकॉर्ड कलेक्शन की है इस बार। आपको पता है क्यों? नादिर साहब आपके पास आएंगे, ये बताएं कि ये बहुत सारी चीज़ें हम टैक्स से रिलेटेड टैक्स ज़्यादा हो रहा है, हर जगह पे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ में ना इस जंग में एक सेक्टर ऐसा है जो आपसे रिलेटेड है, उस पर टैक्स जो है ना इन्होंने कम किया है, कहीं पे कोई चीज़ें बेहतर की हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने के बाद जब यहाँ पे पोर्ट्स एंड शिपिंग का शोबा जो है हमारी यहाँ पे कुछ कम हुआ है और उस पर सोचा भी जा रहा है क्योंकि ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हो, ट्रांजिट ज़्यादा हो, चीज़ें ज़्यादा हों, तो उस पर काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये ब्लू इकानमी जो है ना, ये बेसिकली फ्यूचर है पाकिस्तान का? ये अभी मतलब एक वो है, हम बहुत दफ़ा वो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है ऑफशोर उस पर भी बात करते रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और इस पर इन्वेस्टमेंट की जाए, या ये है कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इकानमी को एक सपोर्ट मिल सकती है? जी बेग साहब, मुझे आप अलाउ करें तो मैं एक रिस्पॉन्ड कर दूँ BISP के ऊपर। 700 बिलियन इसकी एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जो बेनिफिशरीज हैं इनको ये काम क्यों नहीं कर सकते? इनको भी तो काम करना चाहिए। कोई तो बूढ़ी खवातीन है वो काम कर ही नहीं सकती। आपको मालूम है कि ये वो डिसएडवांटेज वो यानी वो हैं लोग हैं जो गरीब वाकईतन काम नहीं कर सकते। उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है ना देहात में बैठी हुई उन खवातीन की है जो बुनियादी तौर पे बूढ़ी हैं, 60 साल 70 साल की हैं, बेवाएँ हैं, अब उनका कोई और यानी ज़रिया नहीं है। सर अगर ये इतना अच्छा प्रोग्राम होता जैसे IMF इसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं तो ये ले जाके अपने मुल्कों में भी सब इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो है मुख्तलिफ, मगर वो होती है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेनिफिट होते हैं। 3 महीने बाद वो आके पूछते हैं कि आपने नौकरी की है नहीं कि आपने क्या एफर्ट किए नौकरी करने के लिए। जैसे अखुवत देता है तो कोई ना कोई वो यानी इस काबिल बनाता है कि लाइवलीहुड खुद वो करें। इस पे तो बहुत सारी क्रिटिक आती रहती है, आप सही फरमा रहे हैं। तो इसका एनालिसिस पहले होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप जो बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज की, स्टेट ऑफ हॉर्मूज में पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। अब जैसे ब्लॉकेड हुआ है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर गए हैं, रीजनल कंट्रीज ने कोई नहीं बढ़ाई प्राइसेस उससे। 2 रुपये 3 रुपये पर लीटर, हम तो 160 रुपये सिर्फ PDL पे चले गए। तो इम्पैक्ट हमने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लिया। अब आप जो कह रहे हैं कि जी रेट्स कम हुए पोर्ट्स के ऊपर, अब बेसिकली हमारा जो कार्गो और कंटेनर्स हैं ये हमारे पास नहीं, ये आउटसोर्स्ड हैं। ठीक। अगर हमने इनके साथ एग्रीमेंट्स किए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए जो सो कॉल्ड सॉवरेन एग्रीमेंट्स भी उनको कहते हैं। हम उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं रेट आप कम करें कंटेनर हैंडलिंग का, कार्गो हैंडलिंग का। ऊपर से जो वो कमाते हैं मेजर शेयर वो ले जाते हैं, वो रिपेट्रिएट करते हैं अपने प्रिंसिपल्स को UAE में। राइट। तो उनका अगर कार्गो इधर ज़्यादा आ रहा है तो वही पैसा उनको वहीं वापस जा रहा है। हमको बहुत कम आता है। DP वर्ल्ड जो है, DP वर्ल्ड है, अबू धाबी पोर्ट अथॉरिटी है, कंटेनर भी इनके पास है, बल्क कार्गो हैंडलिंग भी इनके पास है। अब लॉजिस्टिक्स भी इनके पास आ गया।
तो फॉरेन एक्सचेंज में मेजर शेयर, लाइन शेयर तो ये लेके जा रहे हैं। ठीक, यहाँ तो वो एग्रीमेंट्स आप रिव्यू करें, क्योंकि पोर्ट तो अथॉरिटी तो उनको कह देंगी, बट उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप इनको कम करें। ठीक। और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हिट हो रही है। फिर आपको पता है यूएई के जो हालात है, हमारा एक मेजर चंक रेमिटेंसेस का यूएई से आता है, और हमारे नेट रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दे कैन ड्रास्टिकली टेक अ हिट। ठीक। फिर ये को कुछ हमारे जो इश्यूज हैं इस वक्त, जितने कंटेनर आए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये ब्लू इकोनॉमी जो है ना, इस पे तवज्जो देना पोर्ट्स एंड शिपिंग के हवाले से, ये हमारा एक वे फॉरवर्ड है। जी, एफिशिएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक, इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी चाहिए। हाँ। एक भी एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एक ड्वेल टाइम होता है कंटेनर का। हाँ। कंटेनर आता है, सपोज ट्रांसशिपमेंट का है, वो कितनी जल्दी क्लियर होता है। यूएई के पोर्ट्स, ओमान के पोर्ट्स में वो 4 से 6 घंटों में क्लियर होकर दूसरे शिप पे लोड हो जाता है। इधर 72 आवर्स भी लग जाते हैं। ठीक। तो ये तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं इश्यूज है और अब भी चल रहे हैं। मैं आता हूँ, आपके पास टाइम बहुत कम है। आबिद अली साहब आपके पास भी आते हैं। इख्तियार भाई के पास जाना था। इख्तियार भाई ये बताइएगा कि वो जो टैक्सेशन की बात हो रही है, जो नई प्रपोजल्स की बात हो रही है, वो तो अभी आएंगी, ज़ाहिर है आप उधर नेशनल असम्बली में ही होंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मालूम भी है, बहुत सारी कमेटियों के मेम्बर्स भी हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी इस वक्त प्रेशर ये है पाकिस्तान पे कि ये GST 18 से 19% कर दिया जाए, और इसी तरह से ये भी एक रिपोर्ट आ रही है कि जी सोलर पैनल और ये जो EVs हैं, इन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए। अब हम एक साइड पे क्लाइमेट को देखना चाह रहे हैं, एक साइड पे आवाम को देखना चाह रहे हैं, एक साइड पे हम सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें मानी गई तो फिर हमारे आवाम का क्या बनेगा। ये अगर टैक्सेशन इतनी ज़्यादा हो गई, जिस पे हम बहुत दफ़ा हज़ारों प्रोग्राम कर चुके हैं, कि उसकी वजह से सारी हमारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई है और हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिस्टर्ब हुआ है। ऊपर से हम ये जो EVs और इस पे टैक्सेशन करने जा रहे हैं, इसका मतलब है हमने वो जो क्लाइमेट का यानी ख्याल रखना था, जो मौसमियाती तब्दीलियों का रखना, वो भी फारिग हो गई। तो इसका मतलब है बजट तो फिर एक कोई ऐसी एक्सरसाइज हो रही है जिसके बाद शायद हमारी इकानमी बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा नीचे चली जाएगी। नहीं, ये बात नहीं है। अभी परसों पूरे पाकिस्तानों के चैम्बरों के सदूर और फेडरेशन के आतिफ इकराम प्राइम मिनिस्टर से और पूरे बजट की टीम से हम लोग, तो उसमें मुलाकात हुई थी और कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं। बिजनेस काउंसिल वाले भी मिले हैं, इसमें टेक्सटाइल काउंसिल वालों ने खास तौर से बात की है। अब जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि 1% जो एडवांस टैक्स लिया जाता है एक्सपोर्ट के ऊपर, जो पहले फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी फिक्स्ड टैक्स रिजीम में होता था, उसको अब आप नॉर्मल रिजीम में लाके भी उसको ले रहे हैं, नॉर्मल टैक्स भी ले रहे हैं और ये 1% एडवांस भी ले रहे हैं। तो ये खत्म करने की बात हुई है और इस पे वर्किंग करने को कहा गया है। सैलरी क्लास की जो तनख्वाहों पे टैक्स था उसको भी कम करने की बात की है। वो 40% से नीचे लाने की बात है। इसी तरह डिविडेंड पे 5% टैक्स खत्म होने की बात की है। और इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जिनमें सबको एहसास है कि ये और बर्डन है, ज्यादा टैक्स जो है लिया। सुपर टैक्स पे कंसेंसस बन रहा है कि उसको कम किया जाए और फेज आउट किया है। IMF से जो हमने एग्री किया है वो रेगुलेटरी ड्यूटी को हमने फेस आउट करना है, खत्म करना है। गाड़ी पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके ऊपर सेल टैक्स जो है वो बढ़ाएंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसी है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ ये बढ़ ही रही है, इसमें चीजें कम भी की जा रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि फिस्कल स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से हुकूमत, मैं नहीं समझता कि ज्यादा 10% सैलरी बढ़ाना भी है, 10% पेंशन बढ़ाना भी है और 40,000 मिनिमम वेजेस जो प्राइवेट सेक्टर में मजदूर होता है, फैक्ट्री में काम करने वाला, उसकी भी तजवीज़ हमने दी है। तो फिस्कल स्पेस देखते हुए इससे टाइट एंड टफ टास्क, बिल्कुल, लेकिन इन्हें करना होगा, इसलिए कि अब हर तरफ से ये आवाजें आई है कि टैक्स में इन्होंने और बर्डन करने के बावजूद भी 860 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है इनका 10 बिल्कुल ठीक है। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने वो बात जो हम कर रहे थे बुनियादी तौर पे आपने मान ली, ठीक है। हाँ, कि PDL जो है
It's a source of revenue, the biggest non-tax वो revenue. तो ऐसे लगता है एफबीआर को रिप्लेस कर रहा है। अब सारी चीजें लेवीज पे डाल दी हैं। क्यों? आखिरी आधा मिनट है, अब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिलता है क्योंकि वो लीवे है, इसलिए उन्होंने सूबों को शेयर करने की बात इजी वे आउट है ना इख्तियार भाई, इजी वे आउट है। आप कमी असेंबली में बैठे, आप ही कर सकते हैं, हम तो ये बातें ही कर सकते हैं जी। मुमताज साहब बात कर रहे थे कि 80 रुपए IMF ने PDA लगाया था पेट्रोल पे, और आप 117 पे चले गए। ठीक है, 117 रुपए फी लीटर ले रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती है बिल्कुल। क्यों? आखिरी सेकंड जी सर, जैसे मुमताज साहब कह रहे थे हमारी रेमिटेंसेस बड़ी हिट हुई हैं, तो उसका वे आउट यही है कि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को जरा बूस्ट करें, उस पर टैक्सेस कम करें और रेमिटेंस बढ़ाएं। बहुत सारी बातें करनी थी एक्चुअली, मेरे ज़हन में IT का था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमारे यंगस्टर जो है और एक और सजेशन भी है सर, और उसमें हम बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। नादिर भाई बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आबिद साहब आपका बहुत, एज यूजुअल अपना नईम भाई आपका बहुत शुक्रिया। इख्तियार भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने थ्रू आउट हमारे साथ रहे। आप बहुत बिजी हैं मुझे पता है, लेकिन आपने पूरा प्रोग्राम जो है ना हमारा साथ दिया, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस ये कर रहे थे कि इकानमी की क्या सिचुएशन है, और स्पेशली ये जो बजट आ रहा है इसके बाद इकानमी की क्या सिचुएशन होगी। और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने कहा कि फिस्कल स्पेस कम हो रही है, और सबको लग रहा है कि ये सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे गुर्बत बढ़ी हुई है। ये तो इसका मतलब है कि अब नए जो टैक्सेस, नई चीज़ें जो आएंगी, जो नए मेयर्स होंगे, वो तो गरीब को और ज़्यादा गुर्बत की तरफ ले जाएंगे। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।